अल्बेयर कामू ने सिर्फ 44 की उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पा लिया था और 46 की उम्र में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस छोटे से जीवन में ही उन्होंने साहित्य और फिलॉसफी से जुड़े इतने महान कार्य कर दिए कि हम जैसे लोग सदियों तक उनकी चर्चा करते रहेंगे। अपनी जिंदगी के अर्थ को समझने के लिए अल्बेयर कामू के शब्दों की तरफ देखते रहेंगे। कामू एक बेहद मुश्किल लेखक हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कुछ प्रमुख बातों को सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। लिखते हैं अल्बर्ट कामूस, लेकिन पढ़ते हैं अल्बेयर कामू, क्योंकि फ्रेंच भाषा में अंत के अक्षर कई बार साइलेंट हो जाते हैं और उनका उच्चारण थोड़ा उनके ही टाइप का होता है। कामू 7 नवंबर 1913 को अल्जीरिया में पैदा हुए थे। अल्जीरिया उत्तर अफ्रीका का एक देश है जिस पर उस समय फ्रांस की हुकूमत चलती थी। जैसे भारत उस जमाने में ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था, लेकिन अल्जीरिया और भारत दोनों के हालात में थोड़ा अंतर है। भारत में इंग्लैंड से लोग आते थे, नौकरी करते थे, बहुत सारा पैसा बनाते थे और फिर ज्यादातर लोग पैसा बनाकर इंग्लैंड लौट जाते थे। दूसरे उपनिवेशों में और खासकर अल्जीरिया जैसे उपनिवेशों में फ्रांस के लोग आके बस जाते थे। साधारण किसान भी फ्रांस से निकलते और अल्जीरिया आकर के नए सिरे से अपना जीवन यापन करने लगते थे। अपना पूरा परिवार अल्जीरिया में बसा लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहने लगते थे। एक तरह से वहां के स्थानीय निवासी बन जाते थे। ऐसे एक परिवार में कामू का जन्म हुआ था, यानी जन्म से ही वो अल्जीरियाई थे और यह उनके लिए एक गहरा एहसास था। वो फ्रेंच भाषा में काम करते थे। आगे चल के उन्होंने फ्रांस में अच्छा खासा समय बिताया, लेकिन अंदर से वो अपनी पहचान एक अल्जीरियन की तरह महसूस करते थे और इसी कारण फ्रेंच संस्कृति में वह खुद को आउटसाइडर की तरह देखते थे। कामू के जीवन में पहला बड़ा परिवर्तन आया 1930 में। तब वो 17 साल के थे। उन्हें टीबी हो गई थी। इलाज के लिए वो एक तरह से क्वारंटीन हो गए। अपने एक रिश्तेदार के घर चले गए। वहां उनके पास बहुत समय होता तो वो किताबें पढ़ने लगे। फिलॉसफी में उनकी काफी दिलचस्पी थी तो नीत्शे पढ़ने लगे। नीत्शे ने कामू के विचारों में खलबली मचा दी। ठीक होने के बाद उन्होंने नीत्शे जैसे और लेखकों को पढ़ा, एक्सप्लोर किया, जिनमें किरकेगार्ड, दोस्तोवस्की और काफ्का ये प्रमुख थे। ये चारों लेखक उन्हें बहुत पसंद आए। नीत्शे, किरकेगार्ड, दोस्तोवस्की और काफ्का। और चारों में एक बात कॉमन थी, चारों किसी न किसी तरह से अस्तित्ववादी थे। अस्तित्ववाद क्या होता है संक्षेप में आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर हम अस्तित्ववाद को नहीं जानेंगे तो कामू और काफ्का जैसे लेखकों का आनंद पूरी तरह से नहीं उठा पाएंगे। हमारे सामने एक सवाल हमेशा आता है कि हम क्या हैं? ये जीवन हमें किसने दिया? क्या इसका कोई उद्देश्य है? हमारे जीवन का क्या कोई अर्थ है? जीवन की सफलता या सार्थकता का सूत्र हर किसी के लिए अलग है। किसी को प्यार करके सार्थकता मिलती है तो किसी को पैसा कमा के, तो किसी को हिमालय की वादियों में अकेले समय गुजार के। हर इंसान दरअसल अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहता है। यहीं से अस्तित्ववादी पहेली शुरू होती है। जैसे ही आप अपने जीवन यानी अस्तित्व का अर्थ खोजने की दिशा में बढ़ेंगे, आप अस्तित्ववादी होने लगेंगे। कुछ लोग अपने जीवन का अर्थ धर्म और अध्यात्म के माध्यम से खोजते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि गरीबों और वंचितों के लिए सामाजिक आंदोलन करने से उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ को जीवन का अर्थ दान पुण्य में मिलता है तो कुछ को लूट खसोट में। कुछ लोगों को जीवन का अर्थ शांति की बात करने में मिलता है तो कुछ लोगों को क्रांति की बात करने में। दोनों किस्म की सोच को अस्तित्ववादी सोच माना जाता है, क्योंकि दोनों के मूल में व्यक्ति के अस्तित्व और जीवन के अर्थ की चिंता है। हर कोई अपने जीवन का अर्थ जानना चाहता है। अस्तित्ववाद कहता है कि हां, जिस तरह का काम करने में आपको खुशी मिलती हो उससे आपके जीवन को एक अर्थ मिल सकता है, लेकिन सच बात तो यह है कि जीवन का अर्थ जैसी कोई चीज नहीं होती।
जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, संसार का कोई अर्थ नहीं होता। हम अपने विचारों, अनुभूतियों, तर्कों और हालात के अनुसार एक अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं, किसी एक अर्थ को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन दरअसल वो सिर्फ एक वहम होता है। यही पहेली है। अब यहां थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। पुराने जमाने में एक मान्यता बहुत आम थी और वह कमोबेश सभी धर्मों में थी और आज भी है कि हमें इस धरती पर ईश्वर ने भेजा है। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा प्रारब्ध, भाग्य, कर्तव्य और भूमिका ये सब तय कर दिए जाते हैं। ईश्वर इन सबको तय करता है, उसके बाद हम जन्म लेते हैं। फिलॉसफी की भाषा में इसे हमारे जीवन का सार या स्वभाव या एसेंस कहा जाता है, यानी हमारा मूलभूत गुण। जैसे एक कुल्हाड़ी, उसका हैंडल लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल्हाड़ी में वो धारदार ब्लेड, वो धारदार हिस्सा होना चाहिए। अगर वो हिस्सा नहीं है तो उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं कहेंगे। इसी तरह हर चीज का एक बुनियादी गुण होता है जिससे उसका होना डिफाइन होता है, उसका होना तय होता है। पेन, चाकू, गेंद, पल्ला, हर चीज के पास एक बुनियादी गुण है। वह चीज उसी गुण से परिभाषित होगी। इसे कहा जाता है एसेंस। पुराने दार्शनिकों, खासकर प्लेटो, अरस्तु और उनके बाद के कई यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि ठीक वैसा ही एक गुण यानी एसेंस मनुष्य के भीतर होता है, और यह एसेंस हमारे पैदा होने से पहले ही होता है। उसी से हमारे जीवन को एक उद्देश्य, एक मकसद व एक अर्थ मिलता है। हम कुछ न कुछ बनने के लिए पैदा हुए हैं। वह एसेंस हमें ईश्वर ने दिया है। हजारों वर्षों तक घुमा फिरा कर इन्हीं बातों को माना जाता रहा। आज भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय विचार यही है कि हमें ईश्वर ने इस संसार में किसी एक खास मकसद और अर्थ के लिए भेजा है, यानी अर्थ पहले तय हो गया, हमारा जन्म बाद में हुआ। लेकिन 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में दार्शनिकों ने इसके उलट सोचना शुरू किया। जर्मनी में नीत्शे नाम के एक दार्शनिक हुए। उन्होंने इस सोच को बदल के रख दिया। उन्होंने खास किस्म का नकारवाद यानी नाइलिज्म का सिद्धांत दिया, यानी इस संसार में किसी भी चीज का कोई अर्थ नहीं है, हर चीज निरर्थक है। किरकेगार्ड, नीत्शे, दोस्तोयेव्स्की और काफ्का जैसे लेखकों और चिंतकों ने अपनी अपनी तरह से संसार की निरर्थकता के इस विचार को विश्लेषित किया, अपनी अपनी तरह से विश्लेषित किया। लेकिन इसे ऊंचाई पर ले गए फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक ज्याम पॉल सार्त्र। उन्होंने साफ कहा कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले इंसान का जन्म होता है, उसके बाद वह अपना एसेंस पाता है, उसके बाद मकसद खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। ध्यान रखिए, पुरानी दार्शनिक धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि ईश्वर पहले जिंदगी का मकसद बनाता है, फिर जिंदगी बनती है। लेकिन अस्तित्ववाद कहता है पहले अस्तित्व बनता है, जीवन बनता है, उसके बाद उसके मकसद की तलाश शुरू होती है। पहले मनुष्य पैदा होगा, फिर पता चलेगा कि वह अच्छा है, बुरा है, या आगे चलकर उसने जीवन में क्या किया। मनुष्य कोई वस्तु तो है नहीं कि पहले से पता हो कि हमें एक चाकू बनाना है जिससे हम सब्जियां काट सकें। यानी मकसद, उद्देश्य, ये सब पहले से नहीं पता होते। सार्त्र से लेकर तमाम अस्तित्ववादी चिंतकों ने कहा कि पैदा होने के बाद हमें अपने जीवन की रचना खुद करनी पड़ती है। अपने मूल्यों, गुणों, अवगुणों का निर्धारण हम खुद करते हैं। कैसे करते हैं? अपने निर्णयों और चयन के द्वारा करते हैं। हमें किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, हमारा नियंत्रण कोई ईश्वर या ऑलमाइटी नहीं करता, हमारे पास कोई डेस्टिनी, प्रारब्ध या पहले से निर्धारित भाग्य नहीं होता। सब कुछ हमारे निर्णय, हमारे चयन होते हैं। किसी एक खास स्थिति में हमने कौन सा रास्ता चुना, इसी से हमारा आगे का जीवन तय होता है। हम चुनने के लिए आजाद हैं। जब हम प्राप्त विकल्पों में से किसी को भी नहीं चुनते, तब भी वो एक तरह से हमारे द्वारा किया गया चयन होता है। मजबूरी में भी हमारे सामने
चयन का विकल्प होता है। इस तरह हम हमेशा स्वतंत्र होते हैं, कम से कम अपने चयन के लिए स्वतंत्र। यह स्वतंत्रता हमें कई बार सुखी करती है तो उससे अधिक दुखी करती है। अगर हमें चुनने की स्वतंत्रता भरपूर मिल जाए, पूरी विशालता में मिल जाए, तो हम अपने अनिर्णय से भी दुखी हो जाएंगे। हमारा जीवन जितना हमारे निर्णयों से प्रभावित होता है उतना ही हमारे अनिर्णय से भी। इसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं। इस क्राइसिस को समाप्त करने के लिए हम जितने भी उपाय करें, मसलन सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक या वैचारिक स्वतंत्रता, ये सब क्राइसिस को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कई बार उसे बढ़ा देते हैं। जिस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने जीवन के सारे फैसले ईश्वर के हवाले छोड़ देते हों, या जो मानते हों कि अपने रास्तों का चुनाव हम नहीं करते बल्कि हमारे बिहाफ पर ईश्वर करता है, ऐसी दुनिया के भीतर जब लेखकों और दार्शनिकों का एक समूह ये कहने लगे कि नहीं, हम अपने जीवन में अपने रास्तों का चुनाव खुद करते हैं, हर निर्णय दरअसल हमारा अपना निर्णय होता है, हमारा अपना चयन होता है, तब इन विचारों को क्रांतिकारी विचार माना जाएगा। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों यानी 1920 से 1950 तक अस्तित्ववादी विचारों और अस्तित्ववादी चिंतन ने पूरी दुनिया को हिलाए रखा। कुछ लोगों को लगता है कि अस्तित्ववाद नास्तिक लोगों का दर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। किरकेगार्द जैसे आरंभिक दार्शनिक तो बाकायदा ईसाइयत में विश्वास रखते थे, उसका प्रचार भी करते थे और अस्तित्ववादी भी थे। अस्तित्ववाद में भी दो टाइप के लोग होते हैं। आस्तिक टाइप के लोग ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं करते कि हमारी जिंदगी को ईश्वर द्वारा नियंत्रित किया जाता है या हमारे सारे रास्ते हमें ईश्वर दिखाता है। और दूसरे नास्तिक किस्म के अस्तित्ववादी, वो तो खैर ईश्वर को मानते ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता। मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि अस्तित्ववाद क्या है। अल्बेर कामू जीवन के आरंभिक वर्षों में ही नीत्शे, किरकेगार्ड, दोस्तोवस्की और काफका के प्रेम में पड़ गए, और ये चारों लेखक अस्तित्ववादी दर्शन के महापुरुष हैं। ये चारों लेखक ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको इनसे प्रेम हो जाएगा, और अगर इनसे प्रेम हुआ तो इनकी चिंतन पद्धति यानी अस्तित्ववाद से भी प्रेम हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, अल्बेर कामू के साथ भी यही हुआ था। उन्हें भी इन चारों लेखकों और अस्तित्ववादी चिंतन से प्रेम हो गया। और इन्हीं बरसों के आसपास उनकी दोस्ती हो गई जॉन पॉल सार्त्र के साथ। रचनाकार सार्त्र यानी लेखक सार्त्र उनके जीवन में पहले आए थे, व्यक्ति सार्त्र बाद में आए थे। तो कामू की कोई भी कहानी सार्त्र के जिक्र के बिना पूरी नहीं हो सकती। जॉन पॉल सार्त्र यानी अपने समय के दिग्गज बुद्धिजीवी, सबसे चमकदार सितारे। वह कामू से 8 साल बड़े थे, लेकिन चिंतन, दर्शन, लेखकीय क्षमता में कामू से काफी आगे थे। सार्त्र दरअसल यूरोप में बैठकर पूरे अस्तित्ववादी चिंतन को एक नई दिशा दे रहे थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को उन्होंने इस तरह उठाया कि आज हम जब भी अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं, सार्त्र का नाम सबसे पहले लेते हैं। नीत्शे और किरकेगार्ड जैसे संस्थापकों का नाम बैकग्राउंड में छूट जाता है, लेकिन सार्त्र का नाम हम सबसे पहले लेते हैं। इसी से सार्त्र के योगदान को समझा जा सकता है। अल्जीरिया में रहते हुए कामू ने सार्त्र की किताबें पढ़ी, उनकी समीक्षा की। 1942 का बरस यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसी साल कामू ने अपना महान उपन्यास अजनबी, द स्ट्रेंजर या द आउटसाइडर लिखा था। तब तक वह अपना चर्चित नाटक कैलिगुला भी लिख चुके थे। अल्जीरिया से फ्रांस पहुंच गए थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसके कारण वह फ्रांस में ही अटक गए थे। इसी बरस यानी 1942 में उनकी मुलाकात हुई जॉन पॉल सार्त्र से, जो अपनी मित्र, प्रेमिका और महान दार्शनिक सिमोन दे बोआ के साथ रहते थे। कामू और सार्त्र
जैसा मैंने बताया, दोनों एक दूसरे को पहले पढ़ चुके थे, एक दूसरे के प्रशंसक थे, एक दूसरे की किताबों पे निबंध लिख चुके थे। इसलिए जैसे उनमें रूबरू मुलाकात हुई, दोनों के बीच दोस्ती बहुत तेजी से पनपी। मुलाकात हुई 1942 में, लेकिन दोनों एक दूसरे को 1938 से ही पढ़ रहे थे। उनकी दोस्ती का आधार साहित्यिक और दार्शनिक चिंतन, अस्तित्ववाद के विभिन्न पहलू, व्यक्ति का जीवन, संघर्ष, प्रारब्ध, समाज में व्यक्ति का स्थान, कलात्मक स्वतंत्रता, ये सब ऐसे बिंदु थे जिन पर कामू और सार्त्र का पूरा चिंतन और उनका पूरा दोस्ताना टिका हुआ था। 1935 से ही कामू कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे और दूसरी तरफ वो लगातार अस्तित्ववादी लेखकों को पढ़ते थे। वो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कोई लेखक कम्युनिस्ट और अस्तित्ववादी दोनों एक साथ हो सकता था। आज 100 साल बाद भले हम लोग इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करें, पर वो समय ऐसा ही था। कम्युनिस्ट और अस्तित्ववादी एक साथ होना संभव था। तमाम तनावों और असहमतियों के बाद भी कामू कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते रहते, बिछड़ते रहते, लेकिन सार्त्र लगातार कम्युनिस्टों के पक्ष में खड़े रहते थे। सार्त्र और कामू की दोस्ती बेहद सेलिब्रेटेड दोस्ती है, लेकिन उनकी दुश्मनी उससे भी ज्यादा सेलिब्रेटेड है। 1951 तक दोनों की दोस्ती अच्छी चली। इससे दोनों का एक बौद्धिक कलात्मक विकास हुआ, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों में गहरा झगड़ा हुआ। वह मुद्दा था कम्युनिज्म। कामू यूरोप में फैले कम्युनिस्ट अत्याचारों से निराश और क्रोधित थे। स्टालिन की दमनकारी नीतियों के प्रति उनमें प्रश्न भरे हुए थे, जबकि सार्त्र स्टालिन के करीबी और समर्थक थे और कम्युनिज्म के खिलाफ एक बात सुनने को तैयार न होते। तो कामू और सार्त्र के इस झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों ने एक दूसरे के विचारों, साहित्य और चिंतन पद्धति पर बड़े बड़े आक्रमण किए। लिख लिख कर एक दूसरे की कमियां और कमजोरियां गिनाई। वह सारी लिखाई अपने आप में साहित्यिक आलोचना की बड़ी मिसाल है। आज हम कला और दर्शन के कई गलियारों में इसलिए प्रवेश कर पाते हैं कि कामू और सार्त्र में ठसन हो गई थी और अपनी खुन्नस में दोनों ने कई नए वैचारिक गलियारे खोल दिए थे। सार्त्र और कामू दोनों ही अस्तित्ववादी साहित्य के दो कद्दावर नाम हैं, लेकिन इस दुश्मनी का एक असर यह भी हुआ कि कामू ने खुद को अस्तित्ववादी कहलाने से इनकार कर दिया। बोले, मैं अस्तित्ववादी नहीं हूं, जबकि वो थे। उन्होंने सार्त्र के अस्तित्ववाद से आगे जाकर कुछ नई स्थापनाएं रखने की कोशिश की थी और वो सब बहुत दिलचस्प स्थापनाएं हैं। कामू और सार्त्र की दोस्ती दुश्मनी की यह कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर मैं अलग से बात करूंगा। आज की वीडियो में इसका उल्लेख करने का प्रयोजन महज इतना कि सार्त्र ने कामू के लेखन और चिंतन पर बेहद गहरा प्रभाव डाला था। दोनों को ही नोबेल पुरस्कार मिला, कामू को 1957 में और सार्त्र को 1964 में। लेकिन सार्त्र तो सार्त्र थे, नोबेल पुरस्कार लेने से भी मना कर दिया था। कामू ने 3 महान उपन्यास लिखे, आउटसाइडर, प्लेग, फॉल। अजनबी, प्लेग और पतन तीनों इन शीर्षकों से हिंदी अनुवाद में उपलब्ध हैं। उन्होंने एक महान नाटक लिखा, कैलिगुला। आज दुनिया में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। महामारी ने लोगों को घरों में बंद कर दिया है और जाने जा रही हैं। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा जिस किताब को याद किया गया वह है अल्बेर कामू की प्लेग। यह उपन्यास 1947 में छपा। इसे दुनिया के सार्वकालिक महान उपन्यासों में से एक माना जाता है। औरान नाम के एक शहर में सड़कों और चौराहों पर अचानक मरे हुए चूहे दिखने लगते हैं। आरंभ में सरकार और जनता इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती क्योंकि वे तो महज चूहे हैं, लेकिन उनके कारण जब इंसानों में प्लेग नाम की महामारी फैलती है तब हड़कंप मच जाता है। महामारी को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर को सील कर दिया जाता है। रेल यात्राओं पर पाबंदी लग जाती है। लोगों का घरों से निकलना बंद, कंप्लीट लॉकडाउन। इससे जनता का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। एक तरफ लोग प्लेग से मर रहे हैं, दूसरी तरफ अव्यवस्था, गरीबी,
भूखमरी से मर रहे हैं। लोग शहर छोड़ के भागना चाहते हैं तो पुलिस पिटाई कर देती है, गोली मार देती है। राजनेता, धर्मगुरु, महामारी के हालात का फायदा ये लोग अपनी तरह से उठाना चाहते हैं, तो अस्पताल और व्यापारी और डॉक्टर ये लोग अपनी तरह से। आम जनता इन सारे चक्करों के बीच पिसती रहती है। इस उपन्यास में कुछ बहुत अच्छे चरित्र हैं जो किसी न किसी बहाने दूसरों की मदद करना चाहते हैं। निजी त्रासदियों और सांसारिक त्रासदियों के बीच के रिश्तों की गहरी पड़ताल है प्लेग में। तो ये तो हो गई उपन्यास की मोटी मोटी रूपरेखा, लेकिन कामू का प्लेग और कामू का रहस्य सिर्फ कहानी की घटनाओं में नहीं है, बल्कि उस अंतर वस्तु में है जो बताता है कि प्लेग कोई अचानक आई हुई बीमारी नहीं है, बल्कि हम सबके भीतर एक प्लेग रहता है, हम उसे जानते भी नहीं हैं। वह किसी भी समय हमारे अस्तित्व पर कब्जा कर लेता है और हमें नष्ट कर देता है। हम समझते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में हमारा अस्तित्व बहुत नाजुक है। हम इतने नाजुक हैं कि एक बैक्टीरिया, एक वायरस हमें मार सकता है। हम इतने नाजुक हैं कि एक लड़की हमारा दिल तोड़ देगी और हम प्यार में मारे जाएंगे। हम इतने नाजुक हैं कि राह चलते एक गाड़ी से टकराएंगे और मर जाएंगे। हमारी मजबूती, हमारी शक्ति, ये सब महज हमारे भ्रम हैं। हम लोग नष्ट प्राय लोग हैं और यही हमारा अस्तित्व है। उस शहर में जब तक प्लेग नहीं फैला था, लोग उसके बारे में किताबों में पढ़ते थे कि ओह, सदियों पहले ऐसी बीमारियां होती थी जिनसे एक साथ लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, हम लोग आधुनिक जमाने के लोग हैं। हमारे पास हवाई जहाज हैं, एटम बम है, मेडिकल साइंस है, वैज्ञानिक तरक्की है। ये पुराने जमाने की बीमारियों के बारे में हम क्यों चिंता करें? तो वे क्या करते? वे अपने महंगे कपड़ों, महंगे जूतों की चिंता करते थे, अपनी महंगी गाड़ियों की चिंता करते थे। वे अमीरों के पीछे दौड़ते थे और गरीबों को हड़का के दूर भगा देते थे। वे अपनी गलतियों को छिपाते थे और दूसरों पर उंगलियां उठाकर उन्हें अपमानित करते थे। ऐसा करके उन्हें लगता था कि वे बेहद शक्तिशाली हैं, बेहद ताकतवर हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। और तब अचानक आता है प्लेग। सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। लोग चूहों की तरह मरने लगे, टप से गिरते और मर जाते। लेकिन घरों में बंद लोग, वो अब भी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि यह सब उन बाहर वाले लोगों के साथ हो रहा है, यह हमारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ कभी नहीं होगा। जबकि ऐसा सोचने का कोई लॉजिक नहीं है। मृत्यु किसी के साथ भी घटित हो सकती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, तब हमारे भीतर एक घमंड पैदा होता है, एक ऐसी कठोरता पैदा होती है कि हम दूसरे इंसानों को इंसान मानना बंद कर देते हैं। हम शारीरिक अत्याचार करते हैं, भावनात्मक और बौद्धिक अत्याचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्षणभंगुर है, एक सेकंड में निकल जाएंगे। ये बात हम भूल जाते हैं। इस किताब में कामू बहुत सुंदर बातें उठाते हैं। एक जगह कहते हैं, हम मृत्यु को पार कर जाएं, ऐसा विकास हम कभी नहीं कर पाए। अपनी नश्वरता को हम भूल जाएं, ऐसा विकास हम कभी नहीं कर पाए। जिंदा रहना हमेशा से एक आपद धर्म, एक तरह की इमरजेंसी है। प्लेग हो या ना हो, जीवन क्षणभंगुर है। मौत अचानक आएगी, कहीं से भी आएगी और पता भी नहीं चलेगा। प्लेग उपन्यास में एक वाक्य है जो कामू की पूरी फिलॉसफी समझा देता है। लाइफ इज अ हॉस्पिस, नेवर अ हॉस्पिटल। जिंदगी कोई अस्पताल नहीं है, बल्कि मरणासन्न रोगियों के लिए बना एक आश्रम है। हॉस्पिस और हॉस्पिटल, इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। हॉस्पिटल यानी वो जगह जहां हम रोग से मुक्त होने के लिए जाते हैं, मृत्यु से बचने के लिए जाते हैं और कई बार बच के लौट भी आते हैं, क्योंकि वहां इलाज होता है। और हॉस्पिस क्या है? हॉस्पिस यानी एक ऐसा आश्रम जहां मरणासन्न रोगियों को रखा जाता है। जिन रोगियों का मरना निश्चित है, जिनकी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, वैसे रोगी हॉस्पिस में होते हैं।
उन्हें वहां दवा दी जाती है, लेकिन वो इलाज नहीं होता, बस एक तरह की केयर होती है ताकि मरीज जितने भी दिन जिंदा है कम से कम तकलीफ भोगे, चैन से इत्मीनान से मर जाए। कामू कहते हैं जिंदगी कोई हॉस्पिटल नहीं है बल्कि हॉस्पिस है, जिसमें हमारा मरना तय है। हमारा कोई इलाज नहीं हो रहा, हमारी बस थोड़ी मोटी केयर हो रही है। हम मरेंगे, मरने में हमें कम से कम तकलीफ हो, बस यही चिंता हमारे पूरे जीवन का एक तरह से सार होती है। और यही हमारी जिंदगी का एब्सर्ड है। एब्सर्ड एक ऐसा शब्द जो कामू की रचनाओं और उनकी फिलॉसफी में बार बार आता है। कामू के साहित्य का मूल मंत्र एब्सर्ड। क्या है एब्सर्ड, देखेंगे अगले हिस्से में। एब्सर्ड के लिए हिंदी में कोई एक शब्द नहीं मिल पाता। एब्सर्ड यानी विसंगति, एब्सर्ड यानी ऊटपटांग, एब्सर्ड यानी बेतुकापन, एब्सर्ड यानी ऐसी बात जिसके औचित्य को हम किसी भी तरह से नहीं समझा सकते, न तर्क के सहारे, न अनुभूति के सहारे, न शब्दों के सहारे और न ही मौन के सहारे। इसे कहते हैं एब्सर्ड। फिलॉसफी की भाषा में एब्सर्ड को हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि इंसान की आदत होती है जीवन का अर्थ जानने की कोशिश करे, लेकिन वो जीवन का अर्थ जान सकने के लिए अक्षम है। कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, उसे जिंदगी का अर्थ नहीं मिलेगा। वो छोटे छोटे अर्थ बता के खुद को खुश कर लेगा, लेकिन गहराई से सोचने पर पता चलेगा कि दरअसल कोई अर्थ नहीं। तो जीवन का अर्थ जानने की कोशिश और अर्थ को ना पाने की नियति, इन दोनों के बीच में जो लगातार संघर्ष चलता रहता है, उसी को कहते हैं एब्सर्ड, यानी विसंगति, यानी जीवन का बेतुकापन, यानी जीवन की निरर्थकता। एब्सर्ड को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है कामू की, उनके निबंध की किताब द मिथ ऑफ सिसिफस। अपने उपन्यासों और नाटकों में संसार की निरर्थकता की जो फिलॉसफी कामू दिखाना चाहते हैं, ये जो निबंध है द मिथ ऑफ सिसिफस, इसमें उन्होंने उसे बेहद सिलसिलेवार तरीके से समझाया है। सिसिफस एक प्राचीन यूनानी मिथकीय चरित्र है। उसने कुछ गड़बड़ियां की जिसके कारण उसे शाप मिला और वो किसी अंडरवर्ल्ड में, किसी पाताल लोक में चला गया। वहां एक बड़ी चट्टान को धक्का मार के ऊपर पहाड़ की चोटी तक लेके जाता है। जैसे ही चोटी के पास पहुंचता है, वो पत्थर वापस लुढ़कते हुए नीचे पहुंच जाता है। सिसिफस फिर नीचे तक जाता है, पत्थर को धक्का मारते मारते वापस ऊपर तक लाता है। चोटी के पास पहुंचते ही पत्थर वापस लुढ़क के नीचे पहुंच जाता है। सिसिफस के जीवन में बस यही चलता रहता है। पत्थर को ऊपर लेके जाओ, वो नीचे आ जाएगा, फिर उठा के ऊपर लेके जाओ, फिर वो नीचे आ जाएगा। ये अनंत सिलसिला है, ये कभी बंद नहीं होगा। सिसिफस के जीवन में और कुछ नहीं है, बस पहाड़ है, पत्थर है और उसे ऊपर तक पहुंचाने में मिलने वाली एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व असफलता है। कामू कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही होता है, सिसिफस जैसा। वो एक प्रयास करता है, उसमें नाकाम होता है, लेकिन फिर से उसी को दोबारा करता है, और ये अनंत काल से चला आ रहा है और ये सब अनंत काल तक चलता रहेगा। और यही है जीवन की निरर्थकता, यही है जीवन का एब्सर्ड। जो काम मूलतः निरर्थक है, उन कामों को करने के लिए जी जान लगा देना, यह है एब्सर्ड। सिसिफस के सामने दो विकल्प हैं, या वो अपने प्रयासों पर दुखी होता रहे या उन प्रयासों को स्वीकार कर ले। अगर वो स्वीकार कर लेगा तो अपनी इस यात्रा को एंजॉय करेगा। जीवन की निरर्थकता का स्वीकार कर लेने पर उसका जीवन छोटी छोटी खुशियों को भी स्वीकार करने लगेगा। एब्सर्ड के इस पूरे चिंतन को सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझते हैं। चूंकि हमारे पास बुद्धि और चेतना है, हमें लगता है कि जीवन का एक अर्थ भी है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस तरह के सवालों का जवाब आदिकाल से सोचा जा रहा है, लेकिन आज तक इसके सही जवाब तक कोई नहीं पहुंच पाया है।
नंबर 2, जीवन का कोई अर्थ नहीं। जो अर्थ हम देखते हैं वह हमारे मन के भीतर होता है। जरूरी नहीं है कि वही अर्थ असलियत में भी हो। जैसे इंटरनेट पर यह चित्र बहुत चलता है, ऊपर से क्या लग रहा है, खिड़की से रोशनी आ रही है, नीचे देखें तो एक कैदी उस रोशनी को संगीत के नोटेशंस की तरह देख रहा है। रोशनी है, लेकिन कैदी के लिए उसका अर्थ अलग है, किसी और के लिए उसका अर्थ अलग होगा। यानी रियलिटी में अर्थ नहीं होता, रियलिटी में सिर्फ चीज होती है, उसका अर्थ हम अपने मन में पैदा करते हैं। चीज का उपयोग होता है, लेकिन उपयोग और अर्थ ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे सूरज, चांद, सितारे, गिलास, बोतल, पंखा, इन सब का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से इनका उपयोग है। हम उपयोग को अर्थ समझने की भूल करते हैं, तब हमें लगता है कि हां अर्थ है, लेकिन गहराई में कोई अर्थ नहीं होता। मकसद अलग है, उपयोग अलग है, अर्थ अलग है। कुछ लोग मकसद को मीनिंग समझ लेते हैं, कुछ लोग उपयोग को मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मीनिंग कुछ नहीं होती। नंबर 3, इस तरह जीवन एक विरोधाभास है। आप अर्थ खोजते हैं, लेकिन अर्थ कहीं है ही नहीं। आप गोदो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोदो कभी नहीं आएगा। यही एब्सर्डिटी है। अर्थ खोज रहे हो, पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अर्थ कहीं नहीं है, तो मिलेगा भी नहीं। फिर भी कोशिश जारी है। यही विरोधाभास है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सारी बातें निराशावादी हैं, नकारात्मक हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से सुना जाए, थोड़ा सा गंभीरता से इसे देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव बातें हैं। नंबर 4, जीवन में विरोधाभास है तो उस विरोधाभास को पूरी तरह स्वीकार किया जाए। कामू कहते हैं कि हम अपने जीवन को जो भी अर्थ देते हैं, जो भी मीनिंग देते हैं, वे सारे अर्थ हमारे बुद्धि और चेतना के दायरे में ही सीमित रहते हैं। जैसा आप सोचेंगे वही अर्थ होगा, लेकिन वो अर्थ, वो मीनिंग यूनिवर्सल नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सल मीनिंग जैसा कुछ नहीं होता। जब कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है तो हमारा पर्सनल भी हमारे लिए यूनिवर्सल है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तभी जिंदगी को पूरी तरह जी सकते हैं। जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते वे लगातार अपने अस्तित्व को लेकर परेशान और दुखी रहते हैं, दुविधाग्रस्त रहते हैं। अगला पॉइंट, स्वीकार करते हुए विद्रोह करना। जब हमें यह पता चल जाता है कि किसी चीज का कोई अर्थ नहीं और जो निजी अर्थ हम समझ रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है, तब हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे सुखों में जीते हैं, छोटी छोटी चीजों को अपने होने के अर्थ के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, भले थोड़ी देर के लिए जोड़ पाएं। जैसे बच्चे की एक मुस्कान, थोड़ी देर की मुस्कान होती है, हम उसे देख के प्रसन्न महसूस करते हैं, जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेमी या प्रेमिका द्वारा कही गई कोई बात, माँ की दुलार भरी आवाज, पिता की हल्की सी डांट, सुबह की रोशनी, चिड़ियों का संगीत, पैदल चलते समय सड़क पे किसी डब्बे को मारी गई लात। हम किसी भी चीज को देख के प्रेरित हो सकते हैं, किसी भी चीज से प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये बेहद क्षणिक है और अंततः निरर्थक है। जब सुख निरर्थक है तो इसी तरह दुख भी निरर्थक होगा, सब बीत जाएगा। हम अर्थ खोजते रह जाएंगे और उससे पहले ही ये सब बीत जाएगा। तो ये है कामू, ये है कामू की फिलॉसफी। उनके साहित्य में यही एब्सर्डिटी है। इसे जानने और समझने के लिए हमें अल्बेर कामू को पढ़ना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भीतर कामू को जानने, कामू को पढ़ने की रुचि जगी होगी। जरूर पढ़िएगा। ये किताबें हिंदी अनुवाद में उपलब्ध हैं और अंग्रेजी अनुवाद में तो खैर पूरा कामू साहित्य ही उपलब्ध है। कामू सिर्फ 46 साल जिए थे। छोटे से जीवन में ये सारी बड़ी बातें कह गए। 1913 में पैदा हुए और 1960 में एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। पूरा जीवन लिखते पढ़ते बिताया और जब कार दुर्घटना हुई, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हुई, उनके हाथ में उनका एक ब्रीफ केस था जिसमें उनकी नई किताब की पांडुलिपि रखी हुई थी, हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि, उनकी नई किताब जो अधूरी थी, जिसमें जीवन की निरर्थकता को आगे बढ़कर गले लगाया गया था। एक तरह से कहें
तो निरर्थकता का आलिंगन किया गया था।